अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो साथ साथ मैं पहले ही लिख दिया करूँगा ताकि जो चीज़ आपको समझाने वाली है वो समझाऊँ, ना कि लिखने में टाइम हम वेस्ट करें। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है वो है अर्थमेटिक मीन की, कि फॉर अ सेट ऑफ डाटा, अगर मेरे पास ये यानी कि एक डाटा सेट था। ठीक है। फॉर अ सेट ऑफ डाटा द सम, ठीक है, इस चीज़ को हम सम कहते हैं। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्सिस, इस वैल्यूज़ की डेविएशन लेनी है हमने ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है। फ्रॉम किस से डेविएशन लेनी है, ठीक है, हमने फ्रॉम देयर मीन एक्स बार से। ठीक है। टेकन विद प्रॉपर साइन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो कहता है अगर मैं सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम देयर मीन लूँ तो मेरे पास आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ये है उसकी पहली प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की। तो हमने अर्थमेटिक मीन की इस प्रॉपर्टी को देखना है कि ये फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने एक डाटा लिया है, एग्जाम्पल वन का ये डाटा है। तो देखें, डाटा मैंने लिखा और इसका मैंने मीन निकालूं, तो इसका मीन आएगा समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स, ठीक है, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय 9, तो वो 40 है। अब यानी कि ये मेरी जो यहाँ पर मीन की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 40। तो x माइनस 45, फिर ऐसे ही -8 -3 6 -1 -4 1 8 एंड -4। जब मैंने इन सभी को प्लस करना है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहली चीज़ हमारी सेटिस्फाई कर गई है, हमने खुद देख लिया करके कि ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है। ये चीज़ हमने की है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। जी, तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द सम ऑफ स्केयर, ठीक है, सम ऑफ स्केयर किस चीज़ का, ऑफ द एक्सिस, एक्सिस का, फ्रॉम देयर मीन, ठीक है, मीन से, इज मिनिमम। अगर वो कहता है कि हम सम ऑफ स्केयर ऑफ एक्सिस फ्रॉम देयर मीन लें तो उनका आंसर क्या होगा, मिनिमम। किससे मिनिमम होगा, अगर हम सम ऑफ स्केयर, ठीक है, सम ऑफ स्केयर ऑफ एक्सिस फ्रॉम ए लें। ए क्या है, अगर मीन के अलावा हम एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू डाटा के अंदर से कोई और वैल्यू ले लें, मीन ना लें, उसके अलावा कोई वैल्यू ले लें, ठीक है, तो वो आंसर जो होगा हमारा बड़ा होगा। इसे मैंने प्रूव किया। देखिए, हमारा पहली प्रॉपर्टी में हमने इतना किया था कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द एक्सिस फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा मीन क्या था, 40 था। अब मैंने अगर उसी का मैं स्केल ले लूँ तो मेरी ये पहली कंडीशन पूरी हो जाती है कि सम ऑफ द स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ निकाल रहा हूँ। अगर देखें तो नीचे थोड़ी सी वैल्यू शायद आपको आंसर ना नज़र आ रहा हो, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर वो मेरा आ रहा है 32। ठीक है, यानी कि ये मेरा आंसर ये हो गया 232। अब मैंने मीन के अलावा अपनी मर्ज़ी से वैल्यू ली है। मैंने 37 ली है और मैंने लिख भी दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप 32 भी ले सकते हैं, 46 भी ले सकते हैं, 39 भी ले सकते हैं। डाटा के अंदर से बस आपने कोई वैल्यू उठानी है मीन के अलावा। अब मैंने 37 ली है तो मैंने जब दोबारा यही सारा प्रोसीजर दोहराया है, ठीक है, यानी कि मीन की जगह पर मैंने अब क्या रख दिया, 37। तो जब मैंने x माइनस 37 किया तो 8 -5 0 9 2 -1 4 11 -1, ये मेरी वैल्यूज आ गई। फिर मैंने इनका स्केल लेना था। अब जब मैंने स्केल लिया है तो देखें ये चीज़ क्या बन रही है मेरे पास, ये वाली बिल्कुल बन रही है, सम ऑफ स्केयर ऑफ द एक्सिस फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है। अब इसका आंसर भी, नीचे जगह नहीं थी तो आपको यहाँ पर ही लिख के बताना पड़ेगा मुझे। तो इसका आंसर क्या है, 313। ठीक है, इस चीज़ का आंसर 313 आ चुका है हमारे पास। अब देखें यहाँ से क्या हमारी ये प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लिखी है वो साबित हो गई है, बिल्कुल साबित हो गई। देखें कि ये जो मैंने डेविएशन लिया मीन से, उसका जवाब क्या है, छोटा है ना, लेकिन जो मैंने डेविएशन ली है आर्बिट्रेरी वैल्यू से, उसका आंसर बड़ा है। तो प्रॉपर्टी भी यही कहती है, वो प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब आप डेविएशन
सम ऑफ स्क्वायर और डेविएशन मीन से लेंगे, उसका आंसर छोटा होगा एज कंपेयर टू किसके ज़रिए से, किससे किससे कि अगर आप डेविएशन किसी एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू से लेंगे। तो जब इस प्रॉपर्टी को एक और चीज़ भी बोलते हैं, हम इसे कहते हैं मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ द मीन। मैं लिख देता हूँ ये। तो अब हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई, हम अब तीसरी की तरफ चलते हैं। जी, तो इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास सब ग्रुप्स हों, ठीक है, सब ग्रुप्स यानी कि अगर एक ग्रुप है वो कंटेन कर रहा है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अब देखें मैंने इसकी एग्जांपल इसलिए साथ लिखी है कि ये जो फार्मूला है आपको तभी समझ आ जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही समझने वाला है, बाकी वो चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी वो फार्मूला ही समझा रही है इसकी स्टेटमेंट। कि हमारे पास अगर सब ग्रुप्स हों, ठीक है, अब देखें N1 N2 N3, ये क्या है, मेरा पहला सब ग्रुप है, उसके अंदर ये ग्रुप्स हैं। कैसे हैं कि अगर देखें मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर 3 सेक्शन है, ठीक है, 3 सेक्शन स्टैटिस्टिक्स की क्लास के मैंने 3 सेक्शन से A B C, ठीक है, उस A में से मैंने 40 स्टूडेंट्स ले लिए, B में से 36 ले लिए है, ठीक है, C में से 43 ले लिया। अब मेरे पास क्या है, सब ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है। तो N1 N2 N3 वो सब ग्रुप्स हैं। अगर मीन हाइट उन्हीं सब ग्रुप की हाइट है, यानी कि ये A वाले की हाइट है मीन हाइट, ये B वाले की या C वाले की है मीन हाइट, यानी कि वो 40 स्टूडेंट्स थे, उनका जो डाटा था उसने उसे जमा किया, 40 के ऊपर डिवाइड किया तो उसके पास मीन हाइट आ गई। ऐसे ही B के लिए भी आ गई, ऐसे ही C के लिए भी आ गई, ठीक है। तो अब इस आपको इस डाटा की समझ आ रही होगी कि ये जो है, ये देखें N1, ये हमारा क्या है कि ये हमारे पास डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है वो है, ठीक है, सब ग्रुप के अंदर, और जो आगे है वो उसी ग्रुप का मीन है, ठीक है। और डिवाइड हम उसे किस पे करेंगे, ठीक है, इसे हम करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर हमारे पास 3 ग्रुप हैं, जो 3 ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशन है टोटल, उनके ऊपर हमने डिवाइड करना है। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर इस फार्मूले को एक्सपेंड करें तो यही चीज़ बनती है, क्योंकि आई की वैल्यू देखें 1 2 से लेकर के तक जा रही है, तो I1, ठीक है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, फिर 2, ठीक है, समीशन का मतलब प्लस हो रही है वैल्यूज़। अब नीचे n देखें, अब n लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ग्रैंड n है, यानी कि इन सारे के सारे को जमा करें तो ये n बनता है, ऐसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस n से कंफ्यूज नहीं होना कि ये n की इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ है और ये n, जैसे ग्रैंड मीन भी हम अब अभी हम निकालने लगे ग्रैंड मीन भी, ठीक है। ये देख लें, अगर हमारे पास एक ये भी मीन है, एक ये भी मीन है, तो यहाँ पर देखें मीन के नीचे कोई चीज़ नहीं ना है, ना आई है, ना 1 है, ना 2 है, तो ये एक ग्रैंड मीन है, ठीक है, ओवरऑल मीन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसे ये ओवरऑल n है, सभी यानी कि वैल्यूज़ को जमा करके उसने किया। अब देखें इसी चीज़ को, इसी फार्मूले में क्या कहेंगे, वेटेड मीन ऑफ ऑल द सब ग्रुप मीन्स, जो सब ग्रुप के मीन्स हैं उन सभी मीन का एक वेटेड मीन हमने निकाल दिया, ओवरऑल मीन निकाल दिया। अब आपको फार्मूले की समझ लगी होगी, इस चीज़ की भी समझ लगी होगी। अब इसी फार्मूले में अगर मैं इस एग्जाम्पल की वैल्यू को पुट करूँ तो उसी वक्त आपको समझ आ जाएगा ये फार्मूला क्या कह रहा है और हमें आंसर कैसे निकालने हैं। हाइट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास, ठीक है, 3 सेक्शन थे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्लास के, यानी कि एक सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने एक सैम्पल के तौर पर लिए, एक में 40 ले लिए, एक में 37 ले लिए, एक में 43 ले लिए, उनकी मीन हाइट हमने निकाल ली। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द ओवरऑल मीन हाइट ऑफ 120 स्टूडेंट्स। 120 स्टूडेंट्स यानी कि 3 के 3 सेक्शन के जो मैंने स्टूडेंट्स लिए हैं उनकी ओवरऑल हाइट निकाल के दो, एक यानी कि अलग अलग सेक्शन की नहीं, एक मेन, यानी कि वो कहते हैं ना ओवरऑल मुझे एक चीज़ बताओ, ये ओवरऑल अब हमने उसे निकाल के देनी है। अब देखें अगर मैं इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, n1, पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखता हूँ, n1 की वैल्यूज मेरे पास क्या है 40, n2 की 37, n3 की 43, x1 बार, x2 बार, x3 बार। अब देखें फार्मूले में जब आपने वैल्यू पुट करनी है 3n तक हमारा डाटा है ना, तो हम 3n तक ये फार्मूला लेके जाते हैं।
अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आपने वैल्यूज़ कैसे पुट करनी थी। आपने n1 की जगह 40, ठीक है, फिर 62। अब मैं वैल्यू सारी लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो वैल्यूज पुटिंग करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो आया है 60.4। तो ये एक ओवरऑल मीन है जो 3 हमारे पास सेक्शन थे उनका, ठीक है, कि ओवरऑल हाइट इनकी ये है। ये हमारी होगी 3 प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ जाएंगे, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन की थी, ये काफ़ी सिंपल है। अगर हमारे पास डाटा ये पड़ा हो इस तरह की शेप में, अगर हमें एक इक्वेशन दे दी जाए और हमें कह दिया जाए कि ए एंड बी कोई से भी 2 नंबर है, लेकिन जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम जो ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, ये वाली इतनी इक्वेशन, ठीक है, आई को मैं इंक्लूड नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आई की वैल्यू को बस मैंने आपको बताना है कि यह है क्या। इस इक्वेशन को हमने इसमें हम चेंज कर सकते हैं, और जो चेंजिंग है इसे हम क्या कहते हैं, द इन्वर्जन ऑफ द मीन अंडर आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? देखें, अगर मेरे पास 3 वैल्यू होती एक्स की, एक्स की 3 वैल्यू है मेरे पास, आल के तौर पर है 1 2 3, 3 वैल्यू है। ऐसे नहीं, मैं इसकी कोई वैल्यू ले लेता हूँ, 43 30 एंड 35, 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसमें क्या कहूँगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही होता है ना, जब हम x बार निकालते थे हम क्या कहते हैं, समीशन x ओवर n, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, समीशन x क्या होना था, ये 3 वैल्यू का जमा करना था, मैंने 3 पे डिवाइड कर देना था। ऐसा ही है, ऐसे ही होता था। अब देखें, यहाँ पर मेरी आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 2 एंड 3 तक मेरी आई की वैल्यू जा रही है। अब देखें, यहाँ पर n तक है, यानी कि क्या था उसने लिखना, उसने इस इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कैसे होती है। अब इसको मैंने कैसे लिखना था, ऐसे लिखना था। अगर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, वैल्यू अब मैं नहीं लिखता, तो मैं इसे ऐसे लिखना था, इसने y1 प्लस y2 प्लस, ठीक है, y3 एंड सो ऑन, ऐसे yn तक। तो देखें, हमने इसे फिर क्या कर देना था, समीशन y और i वेरीज फ्रॉम 1 टू n, यानी कि i की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर n तक जा रही है। तो अगर मैं समीशन n को नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दूँ, n पे डिवाइड कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा y बार। जैसे हमारे पास होता है ना x बार, समीशन x ओवर n, तो ऐसे ही y बार क्या होगा, समीशन y ओवर n। मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ लगी होगी, मैंने इन सारी वैल्यूज़ को जमा किया और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब देखें, अगर मैं ये चीज़ समझाने का मकसद क्या था, अब देखें ज़रा, जब मैं ये चीज़ अब करूँगा आपको अब इसकी समझ आएगी। इसकी अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँ कि इस इक्वेशन को अगर मैं n के ऊपर डिवाइड कर दूँ, इस हिस्से ने क्या बन जाना था, इसने बन जाना था, पहले देखें, मैं अगर आई की वैल्यू पूरी ओपन कर तो ये बन जाना था समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। उसके बाद में a समीशन x वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, यहाँ पर आई, और फिर इसके बाद में हमारे पास, अब देखें, ये n कैसे आना था, n होना था, ये b कैसे आना था, ये भी ओपन होना था, b प्लस बी प्लस बी प्लस बी, यानी कि n टाइम b होना था, ऐसे ही है। तो ये n b हो गया। पहले इक्वेशन हमारे पास ऐसे बनी थी। अब देखें, अब मैं इसी इक्वेशन को अगर n के ऊपर डिवाइड करूँ, सारी इक्वेशन को मैं चाहता हूँ कि मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, दोनों साइड्स को मैं n के ऊपर डिवाइड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, जब मैंने इस साइड पर डिवाइड करना है n पर, ठीक है, फिर इस साइड पर करना है, तो ये क्या हो जाएगा y बार, ये क्या हो जाएगा a और x बार, और ये क्या हो जाएगा, n से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा b अकेला। तो ये आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी कैसे आती है, लेकिन ये यूज़ इसका कैसे होगा, क्वेश्चन इसका कैसे पूछा जा सकता है। अगर आपके पास डाटा दे दिया जाए किसी ऐसी शेप में, अगर वो कहे कि वाई आई इज़ आगे इक्वल टू ए एक्स आई इज़ इक्वल टू बी, और आगे कह दे कि आई की वैल्यू है 1 2 सो ऑन टू 10 तक, फिर उसके बाद में वो आपको दे दे कि वाई बार की वैल्यू जो है मेरे पास है 10 है, और एक्स बार की वैल्यू जो है मेरे पास है 5 है, तो ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 3। अब बी की वैल्यू मुझे फाइंड करके दो, तो क्या आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू? जी, आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आपकी ये क्या हो जाएगी, चेंज होके वाई बार ए एक्स बार प्लस बी, ऐसे ही हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। तो जब आपके पास
फिर क्या है, एक्स बार की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, वाई बार की पड़ी है, एक्स बार की पड़ी है, ए की वैल्यू पड़ी है, तो अब बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।